नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी आपके अपने YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा उदयपुर राजस्थान से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रतियोगिता का जो समय है वो बस आ ही चुका है और रणभेरियां बज उठी है और योद्धाओं की भुजाएं फड़क रही है। हमने शिक्षण विधियों की एक सीरीज चलाई थी और वो सीरीज आप सब मित्रों के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। हमने जो शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जो हमारा नया एक टॉपिक जुड़ा था, है ना, शैक्षिक परिदृश्य, उसके बारे में भी कुछ कक्षाएं हमने आयोजित की थी और YouTube के ऊपर उन कक्षाओं को काफी सराहा गया। मित्रों, अब मैं आप सबकी दुविधाओं का समाधान करने के लिए व्याकरण का एक बिल्कुल रण लेकर उपस्थित हुआ हूं, है ना। व्याकरण को निपटारा करेंगे, है ना। इस सेशन में, इस सीरीज में हम व्याकरण को क्रैश कोर्स के रूप में देखने वाले हैं। मित्रों, रीट की परीक्षा पात्रता बहुत नजदीक है, वीडियो मेंस की परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड की भी परीक्षा हमारे समक्ष है और सेकंड ग्रेड की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा भी हमारे समक्ष है। तो मित्रों, क्यों नहीं, जब इतनी परीक्षाएं हमारे समक्ष है, एलडीसी जो है वो शीघ्र आने वाली है। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम रद्द हो चुका है, फिर से एलडीसी का एग्जाम होगा। इन सारी परीक्षाओं में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। तो मैंने ये विचार किया है कि मैं आज से आपको व्याकरण जो है बहुत क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाने वाला हूं। कम समय में अधिकतम व्याकरण का ज्ञान आप तक पहुंचाने वाला हूं। आशा करता हूं जितने भी मित्र अभी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है और बस आपसे केवल एक ही गुजारिश रहेगी कि इन कक्षाओं को आप अधिक मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और नियमित रूप से 9 बजे आप मुझसे जुड़ें। सामाजिक दायित्वों के साथ मैं आपकी कक्षाओं को लेने का प्रयास करता हूं। कभी आगे पीछे हो जाऊं तब भी आप चिंता नहीं करें, है ना। मैं निरंतर आपके लिए या तो किसी न किसी रूप में कक्षा जरूर उपलब्ध कराऊंगा। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज का, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, वर्ण विचार अंतिम बार, अब की बार रीट पार। बहुत सारे मित्रों की रीट जो रह गई है इस बार, आप सोचिए 2021 वाली रद्द हो गई, उनकी तो हो ही गई, लेकिन जिनकी रद्द नहीं हुई थी और वो चयन से बाहर हैं, उनको फिर से अब मित्रों अब 2 तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप सोचिए एक अवसर चूकने पर कितनी सारी परिस्थितियां बदल जाती है। तो मित्रों, राजस्थान भर के हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, एमपी से हमारे मित्र जुड़ते हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं, हरियाणा से जुड़ते हैं और भारत के कई कोनों से मित्र जुड़ते हैं। हिंदी के प्रति आप सबका ये प्रेम और समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूं। आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं और आज की कक्षा को सीधे ही, क्योंकि क्रैश कोर्स है और हम उस कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं आज से, तो आप सभी मित्र बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, हम बात कर रहे हैं जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं मित्रों, उस भाषा को हम कहते हैं हिंदी। हिंदी लिखने के 2 तरीके हैं मित्रों। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रायः हम इस तरह के हिंदी शब्द को लिखा करते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। मित्रों, जब हम बात करते हैं हिंदी की तो सबसे पहले मन में एक बात आती है कि हिंदी आखिर क्या है। तो हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। अब भाषा शब्द का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है और कैसे व्युत्पत्ति हुई है उसको भी हम संक्षिप्त में देखेंगे मित्रों। भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से निर्मित है, यानी संस्कृत की धातु है। भाष धातु जो है वो संस्कृत की धातु है ना। और इस भाष धातु का अर्थ क्या है? भाष धातु का अर्थ होता है कहना या अभिव्यक्त करना या बोलना, या बोलना। कहना, अभिव्यक्त करना या बोलना, अभिव्यक्त करना। ठीक है मित्रों, आप सभी का ध्यान बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए मित्रों। ये क्रैश कोर्स है ना। कम समय में अधिकतम ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इसलिए यहां से आप थोड़ा सा समझते हैं और आप बहुत अच्छे से विस्तार से वर्ण विचार को पढ़ेंगे। मित्रों, जब हम बात करते हैं कि भाषा आखिर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम देखते हैं मित्रों की भाषा जो है वास्तव में एक माध्यम का काम करती है। किसका काम करती है? माध्यम का काम करती है। और ये माध्यम किसका है मित्रों? तो विचारों की अभिव्यक्ति का है। किसका है मित्रों? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी जिस माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है या सुनता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। और जिस भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, उसका नाम क्या है? हिंदी। और हम हिंदी में धीरे धीरे अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर व्याकरण की बात करते हैं मित्रों तो वर्ण विचार,
वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार होता है। अगर इन 3 विचारों को अच्छे से समझ जाते हैं मित्रों तो पूरी व्याकरण समझ में आ गई, ये मान के चलना। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, और मैं आपको ये पूर्णतः निःशुल्क सभी समझाऊंगा। बस YouTube चैनल पर आपका निरंतर बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अपने साथियों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि बिल्कुल व्याकरण का निपटारा करने के लिए सर आ गए हैं, और बिल्कुल जो व्याकरण से कहीं न कहीं भयग्रस्त हो रहे हैं उनको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अरे मित्रों, जब हम बात करेंगे तो कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं इस बात को कि 2 लोगों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक को हम वक्ता कहेंगे, दूसरे को हम क्या कहेंगे मित्रों, श्रोता कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रोता कहेंगे। वक्ता की जब बात करते हैं मित्रों तो हम जानते हैं वक्ता का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, बोलना होता है, और श्रोता का मुख्य कार्य क्या होता है मित्रों, सुनना होता है। क्या होता है? सुनना। आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो ही अधिगम होगा, और अगर आए गए की तरह आपने मुझे सुना तो अधिगम में बहुत सारी स्थितियां, रुकावटें पैदा हो जाएगी। मित्रों, कहते हैं कि किसी बच्चे को अगर हमें भाषा सिखानी है तो उस बच्चे को 4 बातें बहुत अच्छे से सिखानी पड़ेगी हमें, और वो 4 बातें कौन सी? सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, ठीक है मित्रों, और लिखना। ये 4 बातें हमें बच्चे को सिखानी पड़ेगी, और इन 4 बातों में अगर हम बच्चे को परफेक्ट कर लेते हैं मित्रों तो बच्चा बहुत अच्छे से भाषा का प्रयोग करेगा अपने व्यावहारिक जीवन में भी, और अपने छात्र जीवन में भी अपनी भाषा का बहुत अच्छे से प्रयोग करना शुरू करेगा। और इसी को हम कहते हैं LS, है ना, RW, इसी को हम कहते हैं LSRW। और मित्रों, यही जो है वो भाषाई कौशल के नाम से जाने जाते हैं। क्या, किस नाम से जाने जाते हैं? भाषाई कौशल के नाम से जाने जाते हैं। कौशल का अर्थ होता है स्किल, है ना। अगर बच्चों को हम इन 4 बातों में परफेक्ट कर दें तो आप सोचिए उसे अब बस भाषा आराम से वो बहुत अच्छे से व्यवहार में ला सकता है, क्योंकि बच्चे को हमने सुनना सिखाया है। अब बहुत सारे बच्चों मित्रों के मन में ये बात होगी कि सुनना कैसे सिखाते हैं। मित्रों, सुनना भी एक सीखने का विषय है। हम किसी बात को कितना अच्छे से सुन रहे हैं तभी जाकर हमें अच्छा अधिगम होता है। इसलिए अधिगम में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे 4 कौशलों में 2 कौशल जो हैं वो ग्रहणात्मक ग्राह्यात्मक कौशल है, वो कौशल पहला, और तीसरा जो है वो ग्राह्यात्मक कौशल है। यानी इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं, सीखते हैं, बातों को सीखते हैं। या तो पढ़कर सीखेंगे या सुनकर सीखेंगे, और हमने जो सीखा है उसको अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है, ये 2 नंबर और 4 नंबर के जो कौशल हैं वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। यानी बोलकर हम अभिव्यक्त करते हैं और लिखकर हम अभिव्यक्त करते हैं। तो मित्रों, भाषा शब्द का विश्लेषण आपके सामने रख लिया। भाषा का प्रमुख उद्देश्य विचारों का क्या करना है? आदान प्रदान करना है। एक छोटी सी परिभाषा भाषा की हम देखते हैं, देख लीजिएगा, उसके बाद सीधे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, भाषा की परिभाषा की जब बात करते हैं तो आप देखिए भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, भाषा किसे कहते हैं, इस बात को मैं फिर से आपके समक्ष रख रहा हूं कि भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का क्या करते हैं मित्रों, आदान प्रदान करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदी भाषा को जानते हैं। आपकी बात को मैं अच्छे से समझ जाऊं, इसका मतलब मैं भी हिंदी भाषा को जानता हूं। तभी हमारे विचारों का क्या होगा मित्रों, आदान प्रदान होगा। इस परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है अवयवों। अवयवों का अर्थ होता है कि मुंह में हमारे बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, यानी जिह्वा है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है। यही वो प्रमुख अवयव हैं जिनकी सहायता से उच्चारण संभव हो पाता है। दूसरा एक शब्द है मित्रों, वो है यादृच्छिक। यादृच्छिक का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित। ध्यान देना, यादृच्छिक का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। यादृच्छिक का अर्थ क्या होता है, पूर्व निर्धारित, यानी पहले से ही निर्धारित है। ऐसे चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, जैसे आप देखिएगा, ये चित्र बनाया आप सभी क बोलेंगे, ये चित्र बनाया आप सभी ख बोलेंगे, ये चित्र बनाया आप सभी ग बोलेंगे, ये चित्र बनाया आप सभी च बोलेंगे। मित्रों, इस अनुशासन के पीछे जो काम करने वाली व्यवस्था है उसका नाम है यादृच्छिकता। यानी हिंदी भाषा जिसको भी हम सिखाएंगे उसको ये चित्र दिखाकर ध्वनि का उच्चारण करवाएंगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ऐसा ही बच्चे को बोलेंगे और धीरे 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 ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह जो है सभी में व्याप्त है और इसमें हम किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं कर सकते हैं मित्रों। तो बिल्कुल यहां पर और फिर एक शब्द आता है समाज विशेष। मित्रों, भाषा का अस्तित्व कहाँ रहता है, समाज में रहता है। समाज विशेष का अर्थ क्या, समाज विशेष का अर्थ है एक भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह। समाज विशेष का अर्थ है एक भाषा को बोलने वाले लोगों का जो समूह है, तभी जाकर मित्रों विचारों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं मित्रों और यहां पर बात करते हैं भाषा के रूप। मित्रों, भाषा के रूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाषा के रूप के बारे में चर्चा करें तो व्यावहारिक रूप से भाषा के दो रूप जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रचलित होते हैं, लेकिन भाषा के 3 रूप भी होते हैं। ठीक है, भाषा का जो पहला रूप है मित्रों वो देखिएगा, एक रूप है उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं मित्रों, मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक रूप होता है मौखिक भाषा। दूसरे रूप की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा ये दूसरा रूप है मित्रों। ये 2 ही रूप व्यावहारिक रूप है। परीक्षा में प्रश्न आए कि भाषा के व्यावहारिक रूप कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आए कि भाषा के रूप होते हैं, तो मित्रों भाषा के 3 रूप मानेंगे, फिर रूप ही होते हैं, व्यावहारिक ऐसा कोई शब्द नहीं डाला। तो एक रूप होता है मित्रों वो है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है मित्रों, सांकेतिक भाषा। ध्यान देना, सांकेतिक भाषा है। ठीक है, अब इस मौखिक भाषा में जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑरल, है ना, लिखित भाषा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटन, और सांकेतिक भाषा है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबल्स। तो आप देखिए इसको किस तरह से समझेंगे। मौखिक भाषा जो है वो अभिव्यक्त होती है कैसे, मुख द्वारा अभिव्यक्ति। किसके द्वारा अभिव्यक्ति है मित्रों, मुख द्वारा अभिव्यक्ति। मुख के द्वारा अभिव्यक्ति है इस भाषा में। देखिएगा, लिखित भाषा में क्या होता है, लिख कर अभिव्यक्ति। और स्वाभाविक है कि हम लिखते किससे हैं मित्रों, लिखते हाथ से ही है, लिखकर अभिव्यक्ति। और यहाँ मित्रों संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति है, इशारों द्वारा अभिव्यक्ति है, संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति, है ना। लिखकर भी संकेत कुछ बताए जा सकते हैं। जैसे मित्रों आप जानते हैं कि एक स्वास्तिक अगर ऐसा बना लिया जाए, आप सोचिए, है ना, एक स्वास्तिक ऐसा बना लिया गया तो एक संकेत है कि यहाँ कोई न कोई शुभ कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है। या मित्रों कहीं पर भी ऐसा एक संकेत बना दिया गया, ओम लिख लिया गया मान लीजिए, तो ये भी कहीं न कहीं मांगलिक कार्यों के अंतर्गत ही काम में आने वाला संकेत है। या हो सकता है कि इस तरह का संकेत कर लिया, इस तरह का संकेत कर लिया, ऐसे कोई संकेत कर लिया, तो ये सांकेतिक भाषा है। जिनको परमात्मा ने सुनने की शक्ति नहीं दी और बोलने की शक्ति नहीं दी, वे उन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा जो है वो वरदान के रूप में है मित्रों। इन तीनों रूपों में अगर हम बात करें कि स्थायी रूप कौन सा है, अधिक स्थायी रूप कौन सा है मित्रों, तो ये स्थायी रूप है। ध्यान देना,
ये स्थायी रूप है ना। कौन सा? लिखित रूप जो है मित्रों वो भाषा का स्थायी रूप है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? लिखित रूप जो है भाषा का स्थायी रूप है मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि हमने भाषा के 3 रूप समझ लिए मित्रों, और ये तीनों रूप बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिल्कुल संक्षिप्त में आपको समझाने वाला हूं भाषा की विशेषताएं, बहुत संक्षिप्त में, फिर हम सीधे वर्ण विचार पर जा रहे हैं, चिंता नहीं करें। भाषा की विशेषताएं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्रैश कोर्स है, आपको बस थोड़ा सा समझाना चाहता हूं मित्रों। भाषा की अपने आप में कुछ विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, जो बड़ी बड़ी विशेषता उन पर चर्चा करता हूं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा जो क्या है मित्रों? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है ना। भाषा जो है वो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ठीक है। ध्वनि प्रतीक जो होते हैं मित्रों, ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। ध्वनि प्रतीक, शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रतीक कैसे लिखना है ना। ध्वनि प्रतीक जो है यादृच्छिक होते हैं, यानी पूर्व निर्धारित होते हैं, हम उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ध्वनि प्रतीक जो हैं यादृच्छिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात है, भाषा अर्जित संपत्ति है मित्रों। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जित संपत्ति है। यानी पिताजी जो भाषा बोलते हैं बच्चा वही भाषा बोले ये जरूरी नहीं है। अगर उस बच्चे को दूसरे भाषिक परिवेश में रख दिया जाए, यानी उत्तर भारत के किसी बालक को बचपन में ही दक्षिण भारत में किसी दंपति को सौंप दिया जाए, तो मित्रों वो दक्षिण भारत की कोई भाषा को सीख जाएगा, क्योंकि वो उस भाषा और उस वातावरण में रहता है। तो हम ये कहें कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। इस बात को इस रूप में लिख सकते हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अर्जित संपत्ति है। फिर मित्रों अगर आप देखेंगे तो भाषा परिवर्तनशील है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, यानी भाषा में निरंतर कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है ना, कोई नए बदलाव, नए शब्द आते रहते हैं, इसलिए भाषा परिवर्तनशील है। और आप देखेंगे कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता भाषा का। तो ध्यान रखिएगा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक है मित्रों। ये भाषा की कुछ ऐसी विशेषताएं, भाषा के लिए समाज का होना बहुत आवश्यक है। भाषा अर्जित संपत्ति है, और भाषा को, जिस भाषा को अर्जित करना चाहे उस तरह का वातावरण अगर बच्चे को मिले तो बच्चा जो है भाषा को बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकता है मित्रों। और जब बात करते हैं हिंदी भाषा की, ठीक है, हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो दोनों ही एक दूसरे की पूरक है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि व्याकरण के अभाव में भाषा का परिष्कृत व परिमार्जित रहना असंभव है, परिमार्जित रहना असंभव है, परिमार्जित रहना असंभव है, ठीक है। व्याकरण भाषा का नियामक शास्त्र है, भाषा का नियामक शास्त्र है, ध्यान दीजिएगा, नियामक शास्त्र है। भाषा का कैसा शास्त्र है मित्रों? नियामक शास्त्र है। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण नियमों का समूह है, व्याकरण नियमों का समूह है जो भाषा को अनुशासित रखने का कार्य करता है, भाषा को अनुशासित रखने का कार्य करता है, भाषा को अनुशासित रखने का क्या करता है? कार्य करता है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आप देखिएगा व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे? वि धन आ क र न, ध्यान दीजिएगा,
आकरण शब्द को तोड़ेंगे तो फिर से एक उपसर्ग है, कर्ण हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे इसको हम तोड़ेंगे तो कर धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा मित्रों। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द है। यानी विशेष रूप से क्या करना, आबद्ध करना, भाषा को विशेष रूप से आबद्ध करना, परिष्कृत करना, नियमों में बांधे रखना, इसी को क्या कहते हैं मित्रों, व्याकरण कहते हैं। और अगर व्याकरण के विचारों की बात करें, ठीक है ना, कि व्याकरण में क्या होता है मित्रों, तो देखिए व्याकरण के अंग, बहुत सटीक और शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंगों की बात करेंगे मित्रों तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला अंग आप देख लीजिएगा, पहला अंग है जिसको हम कहते हैं वर्ण विचार। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण विचार है ना। दूसरा है शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा जो है मित्रों वो है वाक्य विचार। तीसरा क्या है, वाक्य विचार। इन तीनों विचारों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मतलब व्याकरण जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें वर्णों के बारे में संपूर्ण जानकारी है, व्युत्पत्ति के बारे में, प्रकार के बारे में, प्रयोग के बारे में, यहाँ शब्द के बारे में, शब्दों के बारे में पूरी जानकारी, शब्दों के बारे में पूरी जानकारी, शब्दों के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ वाक्यों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, वाक्यों के बारे में पूरी जानकारी में पूरी जानकारी। और वो व्याकरण सम्मत है मित्रों, व्याकरण सम्मत जानकारी है। तो आप ध्यान दीजिएगा व्याकरण के कितने अंग होते हैं मित्रों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मित्रों भाषा के विकास क्रम की, बहुत संक्षिप्त में भाषा के विकास क्रम की, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप हिंदी से जुड़ जाए व्याकरण से। भाषा का विकास क्रम देखिए बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम मित्रों, भाषा का जो विकास क्रम है मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 7 चरणों में भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो हम कहेंगे ध्वनि से हुआ। किसी भी प्रकार की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। व्यक्ति जब आदिम अवस्थाओं में रहता था, उसके पास मुख तो था लेकिन सभ्यता नहीं थी, उसको कुछ बोलना आता नहीं था, लेकिन उसके पास अवयव सारे थे उच्चारण के। तो किसी घटना दुर्घटना की वजह से उसके मुंह से जो भी ध्वनि प्रस्फुटित हुई होगी उसको भाषा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। और इस चरण को हम कहते हैं कि ये अस्पष्ट चरण रहा, यानी यहाँ कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन इसके ठीक बाद दूसरे चरण का आगाज होता है और वो है भाषा ध्वनि। वो चरण कौन सा है मित्रों, भाषा ध्वनि है। अब भाषा ध्वनि किसे कहते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। ये थोड़ा स्पष्ट हो गया, थोड़ी स्पष्टता आ गई उच्चारण को लेकर, यहाँ थोड़ी स्पष्टता आ गई। कहते हैं ना मित्रों की करत करत अभ्यास के, जब आप बार बार कक्षाओं को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सोचिए जो चीज हमें, जो विषय वस्तु हमें कठिन लगती है वो सरल होने लग जाती है। बार बार जब किसी प्रकार की ध्वनियों का अनुकरण किया होगा, और इसके मध्य में आप देखेंगे मुख्य जो कार्य है सीखने का वो किसकी वजह से होता है, अनुकरण की वजह से, है ना। ये सारा जो सीखने का कार्यक्रम होता है वो किसकी वजह से होता है, अनुकरण की वजह से ही मनुष्य क्या करता है, सीखता है। थोड़ी स्पष्टता हो गई, लेकिन हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, विचारों को आदान प्रदान नहीं कर लेते तब तक हमें आगे बढ़ना है। तो तीसरा हमारा चरण है मित्रों वो है वर्ण। और वर्ण के बारे में कहा गया सबसे छोटी व स्पष्ट ध्वनि, सबसे छोटी व स्पष्ट ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। स्पष्ट ध्वनि को, वर्ण के 2 रूप होते हैं मित्रों, अगर देखा जाए भाषा के 2 रूप है, हमने देखा था। एक तो मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप होता है, और दूसरा कौन सा होता है मित्रों, लिखित रूप होता है। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। और जिस बच्चे ने, जिस प्रतियोगी योद्धा ने इन कक्षाओं को निरंतर देखा होगा या देखेगा आने वाले समय में, तो आप सोचिए निश्चित तौर पर व्याकरण को लेकर उसका ज्ञान बहुत सुदृढ़ होने वाला है। और निश्चित तौर पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उलझाऊं नहीं, मैं सुलझाने वाली व्याकरण आपके सामने रखूं, और जिससे हमारा काम हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए और हम व्याकरण में अपने आप को सहज महसूस करें। वर्ण आप जानते हैं मित्रों, अ, आ, ई, क, ख, ये सब वर्ण है मित्रों, ये सब वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े संभव ना हो उसे वर्ण कहते हैं। इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। चौथा चरण आया जिसको हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं मित्रों, अक्षर। ठीक है मित्रों, अक्षर अंग्रेजी में इसको सिलेबल बोलते हैं, सिलेबल।
ठीक है। अक्षर होता क्या है? ध्वनि व ध्वनियों का समूह। ध्वनि भी है और ध्वनियों का क्या है मित्रों? समूह भी है। तो ध्वनियों का समूह, यानी ध्वनि भी है और ध्वनियों का क्या है? समूह भी है। तो ध्वनि तो यहाँ होगी स्पष्ट, ठीक है। यहाँ से हम चले थे अस्पष्टता या थोड़ी स्पष्टता आई, यहाँ पर पूर्ण स्पष्टता आ गई। लेकिन यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो स्पष्टता के साथ साथ ध्वनियों का क्या बनना शुरू हो गया? समूह बनना शुरू हो गया। तो हमने उसको कहा अक्षर। अक्षर की परिभाषा है ध्वनि या ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? अक्षर कहते हैं। तो आप देखिए अक्षर में समस्त स्वर्ण वर्ण है वो अक्षर कहलाएंगे, क्योंकि इनका एक झटके में ही उच्चारण करते हैं। अ आ ई एक ही झटके में उच्चारण करते हैं। और दूसरी स्थिति आप देखेंगे, जैसे यहाँ हम कुछ वर्ण लिख रहे हैं, आम, राम, म का उच्चारण नहीं के बराबर है। इसमें प्रायः अर्थ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अक्षर में प्रायः अर्थ नहीं होता है। तो अक्षर से हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ा। और पांचवा चरण हमारे सामने जो आता है मित्रों, वो आता है शब्द, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं वर्ड, है ना। और यहाँ हम कहेंगे ये सार्थक ध्वनि है मित्रों। कौन सी ध्वनि है? सार्थक ध्वनि है। यानी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें कोई न कोई अर्थ हो, अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। बहुत सरल सा उदाहरण बार बार देता हूं कि ये शब्द जैसा लगता है लेकिन शब्द नहीं है, और ये शब्द जैसा लग ही रहा है और वास्तव में शब्द भी है, क्योंकि इसके अर्थ है। पुष्प भी इसका अर्थ है और किसी का नाम भी हो सकता है, तो इस कमल का अर्थ है। तो जब कमल शब्द जो है उसमें अर्थ है, इसलिए वो शब्द है। जैसे जीवित कौन या मनुष्य कौन, तो मनुष्य वह जिसमें मानवता हो, सीधी बात है, उसी को मनुष्य कहेंगे। जीवित कौन? जिसमें जीवन है ना, सांस चल रही है, वही जीवित है। तो शब्द कौन? जिसमें अर्थ है, कहने का अर्थ यह है। इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सामने एक बीच की कड़ी है पद, जिसको फ्रेज बोलते हैं अंग्रेजी में हम कई बार, ठीक है। पद जो है वो क्या है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं विभक्ति चिन्हों से युक्त होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और सातवां चरण है मित्रों, वो अंतिम चरण है जिसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आप देखिए वाक्य क्या है? शब्दों का क्रमबद्ध, सार्थक व स्वतंत्र समूह जिसके द्वारा किसी विचार विशेष की अभिव्यक्ति हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आप देखिएगा, तालाब में कमल खिल चुका है। तालाब में कमल खिल चुका है। ठीक है मित्रों, कमेंट के द्वारा आप बिल्कुल अपने आप को जीवंत रखें और मुझे भी जीवंत रखेंगे आप। और बस आपसे केवल इतनी सी गुजारिश करूंगा कि ये जो कक्षाएं हैं ये आप सब लोगों के आग्रह पर ही लेकर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी छोटा छोटा ज्ञान है आप तक पहुंचाऊं, ट्रिकी वे में आप तक पहुंचाऊंगा, है ना। आप देखेंगे व्याकरण बहुत सरल रूप से, बहुत विस्तारित व्याकरण पढ़ाने का विचार नहीं है। आपको बहुत विस्तार में पढ़ना हो तो आप मधुरम हिंदी के ऐप पर जाइएगा, आपको बहुत विस्तार से व्याकरण मिल जाएगी। लेकिन जिस व्याकरण से आपका काम हो जाए वही व्याकरण यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, और ये पूरी सीरीज है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रीड के विद्यार्थी अपने आप को कहीं अकेला महसूस नहीं करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो मेंस के विद्यार्थी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। वीडियो में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी यहां आनंद करेंगे। तो मित्रों, आप सबको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि हमने कहां से शुरुआत की थी, और हम धीरे धीरे वर्ण विचार की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी से आप देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले हमने हिंदी भाषा के बारे में बात की थी कि हिंदी एक भाषा है, और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर हम लोग नहीं गए थे। हिंदी शब्द जो है वो कहीं न कहीं जो है फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारस के जो लोग हैं स को ह बोलते हैं, और उनका पहला आक्रमण जो है हमारे सिंध के ऊपर हुआ था। सिंध को उन्होंने हिंद बोला, और इसके साथ एक और कहीं न कहीं प्रत्यय जुड़ जाता है, और सिंध से सिंधी शब्द बना, है ना। मतलब हिंद से हिंदी शब्द बना, और जो सिंध प्रदेश के या हिंदुस्तान के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, धीरे धीरे ये शब्द जो है भारतीय लोगों की भाषाओं के लिए रूढ़ हो गया। इसलिए हिंदी शब्द जो है वो मूलतः फारसी भाषा का आया हुआ शब्द है, फारसी शब्द है ना। और हिंदी की व्युत्पत्ति के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दी। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है, संस्कृत की धातु है। माध्यम है भाषा, जिसके द्वारा विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। भाषा के 4 कौशल हैं। बच्चों को अगर हम भाषा सिखाना चाहते हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना उनको अच्छे से सिखा दीजिएगा। भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं
उसे भाषा कहते हैं मित्रों। इसलिए उच्चारण के अवयव ठीक होने चाहिए। मुंह में छाले हो जाएंगे तो ठीक तरह से बोल नहीं पाएंगे, जीवा छोटी बड़ी होगी तो नहीं बोल पाएंगे, दांत टूटे हुए होंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए एक भाषी समाज का होना जरूरी है, तभी जाकर विचारों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। भाषा के रूपों की बात करते हैं तो अधिकतम भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। अब आप मेरे संकेतों को समझ जाएं, तैयार हो जाएं, कटिबद्ध हो जाएं, क्योंकि ये कक्षाएं आप सब लोगों के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। बस जुड़िए मन लगाकर, और जिसको पढ़ना है जुड़ेगा मित्रों। बार बार कहें तो भी हो सकता है उसका मन नहीं हो, उसकी जिज्ञासा होगी तो निश्चित तौर पर मधुरम हिंदी की तरफ आएगा, और मधुरम हिंदी की तरफ आएगा तो उसको नुकसान नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे, हिंदी के बीज उसमें डालकर ही रहेंगे। भाषा की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं, उसमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता मित्रों, कोई रूप अंतिम नहीं है, बदलाव होते रहते हैं। अब कहते हैं धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश हो रही है, तो होगी, आगे और कुछ होगा, चलता रहेगा। भाषा का विकास क्रम है, ठीक है मित्रों। तो आप देखेंगे व्याकरण के अभाव में, ठीक है, व्याकरण के अभाव में भाषा का, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के अभाव में भाषा का परिष्कृत व परिमार्जित रहना असंभव है ना। इसलिए व्याकरण तो बहुत जरूरी है मित्रों। व्याकरण भाषा का नियामक शास्त्र है, वो उसको नियंत्रित करता है। व्याकरण नियमों का समूह है जो भाषा को अनुशासित रखने में मदद करता है। और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देखिएगा, विधनाकरण, और अगर कहे तो इस शब्द में कौन सी संधि है मित्रों, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। और भाषा के विकास की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले संसार में कौन सी भाषा थी मित्रों, वैदिक भाषा थी। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, वैदिक भाषा थी। उसके बाद कौन सी भाषा आई, लौकिक संस्कृत, है ना, लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक भाषा का अर्थ यहाँ पर वैदिक संस्कृत से है, आप कंफ्यूज नहीं हो। वैदिक संस्कृत कौन सी भाषा है मित्रों, वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद कौन सी, लौकिक संस्कृत। तीसरी भाषा जो आती है मित्रों, वो हमारे सामने आती है पाली भाषा, ठीक है मित्रों, पाली भाषा। चौथी है हमारे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो भाषा आती है मित्रों अपभ्रंश। अपभ्रंश के भी भेद होते हैं, वो जब हम कहीं विस्तार से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और अगला जो भाषा है वो है हमारी हिंदी, यानी अपभ्रंश भाषा से ही सीधी हिंदी आई है। और हिंदी कौन सी भाषा से व्युत्पन्न है सीधे सीधे, तो सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है मित्रों। हिंदी भाषा में आखिर किसको हम पढ़ते हैं, खड़ी बोली हिंदी के परिष्कृत रूप को पढ़ते हैं मित्रों। हिंदी भाषा 18 बोलियों है ना, और 5 उपभाषाओं का विशाल समूह है, लेकिन राजभाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी कोई उसका परिष्कृत रूप हम पढ़ते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, आपको तो निरंतर आगे बढ़ना है। देखिए, व्याकरण के अंगों की बात करते हैं तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार आपको पूरे के पूरे पढ़ाने वाले हैं हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाषा के विकास क्रम की अगर बात करते हैं तो 7 चरण हैं, याद करिए मेरे साथ। पहला चरण कौन सा, ध्वनि। दूसरा कौन सा, दूसरा भाषा ध्वनि। तीसरा कौन सा, तीसरा बताएंगे मित्रों वर्ण। चौथा कौन सा, अक्षर। अक्षर के बाद कौन सा, शब्द। शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अगर कोई अंग है या सबसे बड़ी इकाई है ना, कौन सा है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है मित्रों, वाक्य है। वाक्य में क्या होते हैं, पद, पद में क्या है, शब्द, शब्द में क्या है, अक्षर, अक्षर में अगर देखें तो क्या है, वर्ण। और पूरी भाषा का बेस क्या है, ध्वनि मित्रों। यानी इन सारे संबंधों में एक चैन जैसा संबंध है मित्रों, है ना, एक श्रृंखला जैसा संबंध है मित्रों। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मुझे मेरे से आपको पढ़ना है तो कहाँ आ जाओ, यूट्यूब पर आ जाओ, बस थोड़ा सा समय का दान दीजिएगा। और कल से आप देखिएगा, और इसमें हम वर्ण विचार सीधा सीधा ला रहे हैं, बिल्कुल कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रमों में व्यस्त होने के बाद भी आपके समक्ष आता हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा पैशन है। मैं शिक्षक हूं, जिंदा रहना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ, मेरी हिंदी को जीवंत बनाए रखना चाहता हूं। तो आप मेरे इस अभियान में मन से साथ दें मित्रों, और आपकी संख्या मुझे ऊर्जित करेगी। बस पढ़ने वाले लोगों का स्वागत है। आलोचनाएं सबकी होती रहती है, आलोचनाओं की कौन परवाह करता है। बस सच्चे मन से आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि मेरे पास मां सरस्वती का जो छोटा छोटा वरदान है वो आप तक पहुंचा दूं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्याओं में मुझसे जुड़कर, मधुरम हिंदी से जुड़कर मधुरम हिंदी का मनोबल बढ़ाएंगे। और जब मधुरम हिंदी का मनोबल बढ़ेगा तो मेरे किसी भी छात्र का मनोबल में कम नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत। इस व्याकरण की फ्री सीरीज में आप सभी मित्रों को सदैव सदैव के लिए मैं चाहता हूं कि जुड़ जाएं और बस रीट इस बार आर्या पार, फर्स्ट ग्रेड इस बार आर्या पार, सेकंड ग्रेड इस बार आर्या पार, और एलडीसी और वीडियो मेंस तो बिल्कुल तैयार। जय हिंद।